और सुनाइए, हाल क्या है आपको पहले? अभी थोड़ा है ना? पहला बिंदु ये है कि जो बचा हुआ है, जो बचा हिस्सा है, मैं थोड़ा नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, तो कंपैरेटिव करने में एक कंपैरेटिव स्टडी है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा बिंदु मूल अधिकार का थोड़ा बचा है। मैं सोच रहा हूं पहले नीति निर्देशक तत्व को आज आपको पूरा ब्रीफ दे देता हूं, खत्म कर देता हूं उसको। ठीक, मैंने जैसे पहले बोला था कि अब थोड़ा टाइम कम लगेगा। 36 से 51 आर्टिकल के बीच में नीति निर्देशक तत्व है। इसको गौर से सुनिए। इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद, फिर कुछ बचा हुआ जो फंडामेंटल राइट है, उसके साथ इसकी पूरी तुलना करेंगे। एक दिन लगेगा, आज भी लगेगा और कल भी लगेगा। तो आज नीति निर्देशक तत्व के पूरे मर्म को समझ लीजिए, ताकि जब मूल अधिकार से और कंपेयर करें तो आपको ये पूरी बात जो है सघनता के साथ, स्पष्टता के साथ और एग्जीक्यूशन के साथ बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, संविधान अब आप समझ गए हैं और संविधान के बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो उन बिंदुओं पर टिके हैं जिनकी चर्चा मैं पूर्ववत करता आया हूं। आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि जब मैंने आपको प्रस्तावना से पहले बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा किया, ठीक है ना? जब बहुत सारे बिंदुओं को चर्चा किया तो इसलिए नहीं किया था कि हम रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे और फिर हम याद दिलाएंगे। अब हम जब बोलते जाएंगे तो आप इसको समझते जाइएगा कि इसका कहां से संलग्नता है, कहां से जुड़ाव होगा। और जब आप संलग्न, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, जब आप कोरिलेट कर लेते हैं, कोरिलेशन एस्पेक्ट आपका आ जाता है, तभी आप मानिएगा विषय मजबूत हुआ। नीति निर्देशक तत्व जैसे फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में, मैंने 35 तक बताया, पार्लियामेंट का काम जो है वो बताया, 33, 34, 35 आपको शुरू में बताया, 12, 13 के साथ बताया, 32 की चर्चा 13 के साथ किया, 31 बता चुका, इसके पहले के सारे मूल अधिकार बता चुका। अब आपको जो कंपैरेटिव स्टडी करनी है, नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट, इतना ही नहीं, जब हम नीति निर्देशक तत्व के संदर्भित मापदंडों को उकेरेंगे, परत दर परत खोलेंगे, तो प्रस्तावना में भी जाएंगे, संविधान की उन मूल विशेषताओं में भी जाएंगे, उसकी उस महत्ता को जहां बढ़ता है वहां पर भी पहुंचेंगे। तो आज आप जब इसको सुनेंगे, आज वैसे लिखने का काम कम रहेगा, मैं अभी से बता देता हूं, क्योंकि मेरा इरादा है कि आपको पूरा 51 आर्टिकल तक लेके जाऊंगा मैं, और मैं आज फोकस मेरा ज्यादा लेक्चर पे ही रहेगा। एक बार जरा देख भी लीजिए कि लेक्चर कैसा होता है। क्यों भाई, लिखते रहते हो थोड़ा सा लेक्चर में भी, तो इसका जो साथ साथ में नोट करना होगा करते जाइएगा, बट हम थोड़ा लिखाने वाला काम आज कंप्लीटली कम रहेगा। एक बार आप इसको समझ लीजिए। जब आप संविधान के भाग 4, ये संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो इसके उद्देश्य और लक्ष्य का पता चलता है। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो इसके हम उद्देश्यों में जाएंगे, इसके लक्ष्य में जाएंगे, और ये उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति राज्य के कर्तव्य है। क्या समझे आप?
यह राज्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाए। यह लक्ष्य और उद्देश्य राज्य तय करेंगे, राज्य इस पर चलेंगे, राज्य इसको निर्धारित करेंगे। जब हम लोकहित राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याण राज्य की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जब हम समाजवादी राज्य की बात करते हैं या समाजवादी समाज की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, जब लोक कल्याण की बात करेंगे, राज्यों के कर्तव्य की बात करेंगे, लोकहित की बात करेंगे, समाजवादी समाज की बात करेंगे और आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे, तो एक ही बात करेंगे और वो बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। जिस सांचे में बच्चा इतनी चीजों का संबोधन हो, जिन सांचे में इतनी चीजों का सम्मोहन हो, इतनी चीजें मनमोहक तरीके से भरी हो, आप जरा गौर करिए कि इसकी उपादेयता संविधान के भीतर लोक कल्याण को लेकर के, लोकहित को लेकर के, आर्थिक लोकतंत्र को लेकर के और एक समाजवादी समाज की स्थापना को लेकर के कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व आज की पटकथा का वो हिस्सा है जिसमें बहुत बड़ा एक भारत का जो स्वरूप है, स्वभाव है और जो जनता के भीतर से चीजें होके गुजरती हैं, उसका पूरा दिग्दर्शन। आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब नीति निर्देशक तत्व को लागू कर दिया जाए। किसी भी देश, किसी भी, खासतौर से हम भारत के संविधान के आदर्श को तब प्राप्त कर पाएंगे जब उसके नीति निर्देशक तत्व को लागू कर पाएंगे। जिस प्रस्तावना में आपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा सुनी थी, उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति नीति निर्देशक तत्व। आप कहते हैं व्यक्ति गरिमा में जीवन जिए, बहुत सारी चीजें उसके लिए प्रस्तावना में आपने एक आदर्श व्यवस्था दी है, लेकिन आप, क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदर्श व्यवस्था की प्राप्ति सिर्फ लिख देने मात्र से हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदर्श की प्राप्ति की दिशा में उठाए गए बहुत ही मजबूत कदम है। देखिए बच्चा, आप ऐसा समझो, एक दौर ऐसा भी दुनिया में रहा है या भारत में भी, आप इसको भारत से ही जोड़िए, कि जो राज्यों को केवल समाज के भीतर या भू राजनीतिक क्षेत्र के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाना जाता था। जनता के प्राण की बात कर लें, जान की बात कर लें, स्वतंत्रता की बात कर लें, उसकी संपत्ति की सुरक्षा की बात कर लें, इतने तक से राज्य अपना इतिश्री कर लेते थे। वक्त बदलता गया, धारणाएं बदलती गई, मुद्दे उठते गए, नए नए इश्यूज आते गए और कहीं ना कहीं कुछ का मूल अधिकार से तो कुछ की नीति निर्देशक तत्व, जो कि इस देश का, इस राष्ट्र का, इस राज्य का आदर्श है, उसको प्राप्त करने के फिराक, मतलब संविधान का आदर्श है, प्राप्त करने के फिराक में हमें बहुत सारे निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, एग्जीक्यूशन और बड़े सारे संघर्ष हुए। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, तो ठीक उसके एक बरस में ही आप आर्टिकल 1951 में पहला संविधान संशोधन में आप देखिए कितने प्रकार की विवेचनात्मक पक्ष सामने उभरते हैं और जिसका कंट्रोवर्सी आज भी पीछा नहीं छोड़ा है, जो आज भी कहीं ना कहीं एक विवाद का मुद्दा लेके चला आता है। मैं नवीं अनुसूची की बात कर रहा हूं और वो जुड़ा है 1951 से, यानी करीब 70 वर्ष की यात्रा में संविधान है, एक वर्ष घटा लीजिए, उतनी ही यात्रा में आपका जो नवीं अनुसूची है वो विवाद से नाता नहीं छूटा। कुछ विवाद समय के साथ हल होते हैं, आदर्श बड़े होते हैं, समय के साथ प्राप्त किया जाता है। महात्मा गांधी भी एक आइडियोलॉजी जो उनकी थी वो समय के साथ विकसित हुई,
राष्ट्र की स्वतंत्रता को लेकर आप असहयोग आंदोलन में जानते हैं कि 1 साल में आजादी का संकल्प आ गया था। गांधी जी ने क्या कहा था? लेकिन 1920 से 1947 के बीच में 47 बरस का अंतर, 27 बरस का अंतर था, और इस 27 बरस आजादी हमसे आगे थी, जबकि वहां की उत्सुकता, वहां की कसौटी 1 साल में आजादी खड़ी दिखाई दे रही थी। जब हम आदर्श को बड़े पैमाने पे कसते हैं, तो हमें धैर्य के साथ जो संसाधन है उसको जुटाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नीति निर्देशक तत्व ऐसे ही अंतर्निहित तत्वों का एक ऐसा पुलिंदा है, एक ऐसा आदर्श है जिससे प्राप्त कर लिया जाए तो आप संविधान के निचोड़ को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मूल अधिकार को प्राप्त करके आप अपने अधिकारों को तब तक कैसे जिंदा रखेंगे? अगर राज्यों से संघर्ष का नतीजा मूल अधिकार है, तो राज्य अगर मृत हो जाएं, राज्य संसाधन विहीन हो जाएं, संसाधन विहीन न भी हो, आदर्श प्राप्ति से विमुख हो जाएं, आप चौखट पर माथा रगड़ते रहिए, राज्य के अंदर न कोई ऐसी रुचि रह जाए, न कोई ऐसा लोक कल्याण का भाव रह जाए, वो निर्दयी हो जाए, वो निरंकुश हो जाए, वो आपके लोक कल्याण और समाजवादी समाज आपके लोकहित की चिंता से निश्चिंत हो जाए, कोई चिंता ना करे, तो अधिकार लेके क्या करें? अधिकार तो न्यायालय में वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व को तो न्यायालय में भी नहीं ले जा सकते। आर्टिकल 37 में तो यही लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। और आप आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई भी उल्लंघन होता है मूल अधिकार का, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकार को दिया भी, लेकिन लोक कल्याण की जिम्मेदारी तो नीति निर्देशक तत्व की है। तो जानते हैं इसका सार क्या है? इसका सार वही अंतःकरण है जो एक, जैसे कहा जाए कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है। राज्य का सुख किसमें है? अपने नागरिकों के सुख में। तो राज्य अगर अपने नागरिकों के सुख में अपना सुख खोजता है, तो नीति निर्देशक तत्व के पाई पाई का हिसाब देगा। आप आर्टिकल 38 को देखिए, 29 को देखिए, 39 को देखिए, 40 को देखिए। 40 वही ग्राम पंचायत, 40 में उसी ग्राम पंचायत के गठन का जिम्मा राज्य को दिया गया जो 1922 में गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। उस ग्राम स्वराज के सपने को आजाद भारत में 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया। उसके 1 साल के भीतर एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई। उस राष्ट्रीय प्रसार सेवा को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रसार का एक संदर्भ था, लेकिन वो कार्यक्रम कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर गया? बुनियादी तौर पर, आर्थिक तौर पर भारत कैसा था आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं 1952 की बात कर रहा हूं। उसी का परिप्रेक्ष्य था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई पता करो ऐसा क्या हो गया, और उसी का नतीजा था कि 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से पंचायत की नींव रखी गई। हालांकि उसी साल आंध्रा में भी नींव रखी गई, बट पहले नींव नागौर में पड़ा। आप जरा सोचिए कि वो 2 अक्टूबर की जो आकांक्षा थी, वो उसी ग्राम स्वराज से मेल खाती जो 1922 में गांधी का सपना था। अब बाद में पंचायतें लुढ़कते गिरते पड़ते 73वें संविधान संशोधन से अभिभूत की गई 1992 में, आप अच्छी तरह जानते हैं। और 92 से अब तक लगभग 3 दशक की यात्रा, जो एक संवैधानिक संदर्भों में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन का जो समावेशन को आप देखेंगे,
तो ये वही आदर्श की स्थापना थी जो हमारे संविधानविदों ने सोचा था। और संविधानविद ये कैसे भूल सकते थे कि गांधी का जो आइडियोलॉजी है, जो गांधी की सोच है, वो संविधान में होना चाहिए, और है। आर्टिकल 40 इसका सबसे बड़ा उदाहरण। क्यों? आर्टिकल 44 में चले जाए, जहां समान नागरिक संहिता आज भी ठोकर बनी हुई है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, समान नागरिक संहिता को लेकर 1995 में कोर्ट ने अपनी सक्रियता दिखाना शुरू किया। उस समय कोर्ट ने क्या कहा था? 1995 और 50 के बीच में क्या दरमियान कितने फासले होते? 45 बरस। कि 45 बरस की लंबी यात्रा हो गई संविधान जब लागू हुआ था, लेकिन हम एक समान नागरिक संहिता का विकास नहीं कर पाए। उस समय कोर्ट ने सामाजिक और न्याय जो मंत्रालय होता, उसको निर्देश दिया भारत सरकार, पीवी नरसिंह राव साहब की सरकार थे, कि अपने सचिव से कहिए बनाए, दाखिल करे और बताए क्या है, कैसे होगा समान नागरिक संहिता। 95 से लेकर 2020 के बीच में 25 साल का फासला है। अगर समान नागरिक संहिता के कोर्ट का क्यों इंटरेस्ट है, उच्चतम न्यायालय का इंटरेस्ट क्यों है? ध्यान रखिएगा, विविधता में एकता आप बोल दीजिए, लेकिन इस विविधता को, दूध का दूध पानी का पानी, आई हुई समस्या, उठे हुए इश्यूज हल करने का काम इस देश की न्यायपालिका का होता है। विवाह करने का जब एक ही मंसूबा होता है कि एक स्त्री या एक पुरुष का आपस में आपसी समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, संधि है, जो भी जहां पे जो बोला जाता है, जब तलाक के लिए आधार अलग अलग क्यों है? क्या बोला था कोर्ट ने? कि इस देश में और जो धर्म है वो हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं अभिप्रेत है। जानते हैं उनके रीति रिवाज को, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1955 का आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़िए। हम लोग लॉ में मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, तमाम चीजें पढ़ते थे। विवाह करने के, तलाक लेने के, जब सबको पता है कि ये डाइवोर्स होता है अंग्रेजी में और ये मैरिज होता है, तो भांति भांति का विचार क्यों? एक ही टाइप से ले लो ना यार, डाइवोर्स। तलाक का एक अलग तरीका निकाल लिए, इसका अलग निकाल लिए, क्या कठिनाई है? और तलाक को क्या किया मोदी सरकार? मोदी सरकार ने तलाक के मसले पे कानून का जो संदर्भ नीति परिप्रेक्ष्य लिया, और कोर्ट ने जो जिस तरीके से 6 महीने के लिए बोल करके सरकार को टपट भी लगाई थी कि आप मेरे कंधों पर बंदूक रख के मत चलाएंगे, उसका क्या नतीजा है? ये कहीं ना कहीं उसी आइडियल स्टेट की, उसी आदर्शात्मक राज्य की स्थापना में उठाए गए कदम। क्या समझे? आर्टिकल 25, 26, 27 को ठीक से पढ़िए। साफ साफ कहा गया है कि हमें वहां से कोई लेना देना नहीं। अगर एक स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या बुराई है? हीन भावना का अभाव हो जाएगा। कौन कल क्या पहन के आया था ये नहीं, इस पर कोई रुचि नहीं होगी। एक समान विचारधारा का जो संदर्भ विकसित होगा उसका कितना फायदा होगा। नहीं तो अगर स्कूलों में इसी तरीके से होने लगे तो एक बच्चा तो अमीर है, रोजाना बदलता रहेगा कपड़े, फिर बच्चे जो छोटे दूसरे हैं हीन भावना में चले जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्निहित उद्देश्य सामाजिक आर्थिक उस न्याय की बात करें जो प्रस्तावना में है, जिसका आपको 38 में उल्लेख मिलेगा। उस आर्थिक न्याय की बात करें
जिसका उल्लेख आपको 39 में मिलेगा, उस ग्राम स्वराज की बात करें जिसका उल्लेख आपको 40 में मिलेगा, और इसी तरीके से करते हुए आर्टिकल 51 तक चले जाए। निहित मापदंडों में संदर्भित दृष्टिकोण के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श है, और आदर्श प्राप्त करना बहुत चुनौती भरा होता है। और जैसे कि आपके लिए सिविल सर्वेंट बनना आपके लिए एक आइडियोलॉजी, एक आदर्श है, जो बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे कांटों, बहुत सारे कंकड़, बहुत सारे पथरीले रास्तों, बहुत सारे कठिनाइयों और भी तरह तरह के संसाधनों से भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या बोला गया है, आर्टिकल 39 में जाके साफ साफ पढ़िए। उत्पादन की अगर इकाइयों पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का होगा, और राज्य एक समुचित उचित संतुलन विकसित करने के लिए उत्पादन की इकाइयों का राष्ट्रीयकरण कर सकते। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीयकरण कहां से करने का है, तो नीति निर्देशक तत्व के 39 में FD का सवाल है। आपने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा होगा। शहर के लोगों को बैंक लोन बांटे और गांव के लोगों को धेले भर न दे, आर्थिक असमानता का विकास हो जाएगा कि नहीं? एक के पास 4-4 मंजिला मकान हो, एक झोपड़ा भी ना बना पाए, रहन सहन में असमानता हो जाएगी कि नहीं? आर्थिक न्याय कहां है? सरकार का मतलब होता है कि उत्पादन की इकाइयों पर ऐसा समुचित नियंत्रण जिससे समाजवादी राज्य की स्थापना हो सके। समाजवादी राज्य की स्थापना आप नीति निर्देशक तत्व में प्राप्त नहीं करेंगे, उस आदर्श को नहीं छुएंगे, तो जो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय और समाजवादी लोकतंत्र की आप बात करते हैं, तो उसके खिलाफ काम करेंगे। कानून के समक्ष आर्टिकल 14 में सबको बराबर कहते हैं ना। आप आर्टिकल 16 में अवसर की भी बात करते हैं, अवसर की समता की भी बात करते हैं। लेकिन अगर राज्य अपने नीति निर्देशक तत्व के अंदर सभी को, चाहे विधिक रूप से हो, चाहे चिकित्सा के रूप में हो, चाहे किसी अन्य तरीके के आर्थिक समानता की दृष्टि से बात क्यों ना हो, अगर इस खाई पर काम नहीं करेगा, तो इसी भारत में, भारत तो एक हो सकता है लेकिन नागरिक विभिन्न प्रकार के होंगे। हम तो कह सकते हैं कि एक अनेकता में एकता सिर्फ क्षेत्र से नहीं है, सिर्फ भाषा से नहीं है, सिर्फ विचार से नहीं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में। जब एक अमीर एक गरीब दोस्ती करता है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में क्या था? आर्थिक ऊंच नीच था। आर्थिक ऊंच नीच था कि नहीं था? सुदामा को यह बात हमेशा जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए तो उनको यह कष्ट, बहुत सालों के बाद मुलाकात किए तो कृष्ण ने कहा ना कि पहले क्यों नहीं आए? क्या समझे? कृष्ण ने कहा पहले क्यों नहीं आए? सुदामा के पास भी तो मूल अधिकार था। कृष्ण से कम थोड़ी समझता था अपने को। आर्टिकल 14 उस पर भी लागू था, कानून के समक्ष बराबर। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, मैं गरीब हूं, लेकिन बाकी बाध्यताएं, बाकी अधिकार तो मेरे भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कैसे आऊं तुम्हारे पास? क्या मैं ये कहने आऊं कि मैं भूखा हूं, भोजन नहीं है, मेरी स्थिति खराब है? कैसे बताऊं? अवसर तो सबको मिला है, स्वतंत्रता तो सबको मिली है, समता तो सबको मिली है, तो मेरी गरीबी के कारण ही मैं तुमसे असमान कैसे मान लूं? नहीं मान पाया भैया, नहीं आया। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने नीति निर्देशक तत्व का पालन किया, आर्टिकल 39 का पालन किया श्री कृष्ण ने। क्या समझे? राज्य उत्पादन की इकाइयों पर कब्जा रखता है। त्रिलोकी थे, त्रिलोकी, तीनों लोक पे किसका कब्जा? राज्य थे श्री कृष्ण, राष्ट्रीयकृत कर दिए, दे दिए कुछ लोग, मिटा दी दरिद्रता उनकी,
खत्म कर दिया आर्थिक असमानता और लागू कर दिया प्रस्तावना का उस आदर्श को, जिसमें कहा गया है आर्थिक लक्ष्य भी आपका आपका आदर्श है, समाजवादी समाज भी आपका आदर्श है। आप जरा मुझे बताइए, जो गीता भीष्म पर्व में महाभारत के भीतर उद्घाटित की गई है, लिखी गई है, उसमें दूसरा कोई ऐसा प्रकरण बताइए कि सुदामा कृष्ण से मुलाकात के बाद जब उनकी आर्थिक दशा सुधर गई तो कब मिलने गए, कब मिलने गए। कृष्ण ने सुदामा को आत्मनिर्भर बना दिया, और आत्मनिर्भर किसने बनाया? राज्य के रूप में उनकी भूमिका, उनकी उत्पादन की इकाइयों पे नियंत्रण था, त्रिलोकी थे, तीनों लोक पे कब्जा था, बोले दे दो कुछ इसको। भारत सरकार का सभी चीज पे कब्जा है, बैंक को चाहे विलय कर दे, चाहे चीजों का विनिवेश कर दे, चाहे ट्रेनें चला दे, चाहे हवाई जहाज बेच दे। अगर उसने कोई ऐसे नीतिगत फैसले सही नहीं लिए तो मेरे अधिकार अपनी जगह हैं, लेकिन संविधान का आदर्श खतरे में पड़ सकता है। आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान के आदर्श की प्राप्ति के लिए मूल अधिकार कितना भूमिका अदा करता है? मूल अधिकार एक नैसर्गिक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना के आदर्श को छूता है, लेकिन मूल अधिकार जरा बताइए। आप बहुत बोलने की स्वतंत्रता, फेसबुक पे बहुत सारा पोस्ट डाल करके कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहा है? लेकिन अगर पंचायत की स्थापना 1973 और 73वें संविधान संशोधन से 92 में कर दिया गया तो क्रांतिकारी परिवर्तन है। महिलाओं की स्थिति को देख लीजिए, पंचायत में राजनीतिक भूमिका, जो निचला लोकतंत्र है उसके भीतर, एक लघु लोकतंत्र के भीतर महिलाओं की दशा को देखिए। आपने बृहद लोकतंत्र लोकसभा में 33% आरक्षण नहीं दे पाए, लेकिन 73वें संविधान संशोधन आप जाके देखिए, 74वें 73वें में 50%, अब तो 35 से 50 हो गया कि नहीं? अगर आर्टिकल 40 में राज्यों ने अपनी इच्छा शक्ति इस पर दिखाई नहीं होती तो क्या इस आदर्श को हासिल किया जा सकता है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के उस संदर्भ जिस पर संविधान टिका है। अरे यार, चीजों को मैं चाहे जिस भी रूप में आपको अगर अध्ययन, ये सिलेक्शन किस पर टिका है? केवल क्लासरूम पे नहीं टिका है बेटा, क्या समझे? क्लासरूम पे नहीं टिका है, आपके ओजस पर टिका है। सिलेक्शन आपके ओजस पर निर्धारित होता है। ओजस समझते हैं ना? जो बल से, बुद्धि से, दिमाग से, चातुर्य से, कूटनीति से, नीति से अपनी सफलता तय कर ले, ओजस से भरा कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बात? बिल्कुल समझिए। मैं आर्टिकल 38-39 का जो थोड़ा सा इस पे क्लॉजेस है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 में चले जाइए। बच्चों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, ये कमी रह गई थी और इसको आपने 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 19 में जोड़ करके, तो आर्टिकल 39 में जोड़ करके पूरा कर दिया। बच्चों का अगर गरिमा में वातावरण नहीं मिलेगा तो बच्चे कल देश के होनहार नागरिक कैसे होंगे? और होनहार नागरिक बनाने के लिए आर्टिकल 39 में 42वें संविधान संशोधन के भीतर क ख ग घ अंग च 39 च जोड़ करके आपने दिया, क्योंकि आपको चिंता होनी चाहिए क्या कि अगर राज्य आप हैं और अपने आने वाले नागरिकों की चिंता आपको नहीं करना है तो ये देश आदर्श कैसे बनेगा? आप चले जाइए मिडिल ईस्ट में,
सीरिया में चले जाइए, इराक में चले जाइए, और भी फालतू फालतू टाइप के जो आतंक बरसाए हुए देश हैं, जहां पे फिदाइन हमले कर रहे हैं, जहां बम बांध के घूम रहे हैं, वो कौन सा देश बना रहे हैं? उनके हुक्मरान क्या फैसले ले रहे हैं? किस तरीके की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं? क्या समझे? आपने बाल श्रम को समाप्त किया था आर्टिकल 24 में, समाप्त किया ना? बाल श्रम को समाप्त किया आपने। आर्टिकल 21 में आपने उसको शिक्षा का अधिकार दिया, दिया कि नहीं दिया? बाल श्रम खत्म कर दीजिए। कल कारखानों में जोखिमपूर्ण अनेक संस्थानों में जहां कार्य होते हैं, आप खत्म कर दिया। शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन 44वां आर्टिकल में बता रहा हूं, उससे ठीक नीचे आर्टिकल 45 में स्कूल ही न खोले जाएं। ये राज्य की ड्यूटी है। राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देगा, तब उसका अधिकार पूरा होगा। और शिक्षा कहां देगा? जब तक स्कूल नहीं खोले। तो स्कूल खोले बगैर शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं होता। इसलिए नीति निर्देशक तत्व के भीतर इस आइडियोलॉजी को समझिए कि यहां से हमारे राइट पूरा। उसी में लिखा है चिकित्सक अधिकार। हॉस्पिटल कहां खुलेंगे? लिखा है क्या मूल अधिकार में कि आप हॉस्पिटल इस आर्टिकल में खोलें? हॉस्पिटल तो आप नीति निर्देशक तत्व में खोलते हैं, स्कूल तो नीति निर्देशक तत्व में बनाएंगे आप। वो तो राज्य की ड्यूटी है ना। तो चिकित्सक अधिकार है लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं। वो देखिए ना, कोरोना हुआ है, लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो केजरीवाल क्या बोला? कार्रवाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, वो स्टेट चला रहा है ना। अपने लोगों की चिंता करेगा कि नहीं? अपने निवासी। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? जो आइडियोलॉजी वो नहीं मिलेगा। आइडियोलॉजी तो छोड़ो यार, जो आइडियल चीज है वो नहीं मिलेगी, वो तो छोड़ो। अव्यवस्था फैल जाएगी, दुर्दशा फैल जाएगी। और इस दुर्दशा को, अव्यवस्था को, जैसे मैंने बोला कि राज्य पहले क्या करते थे, शांति व्यवस्था सब ठीक है, अब इतने से काम नहीं चलता। एम्स चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए पैसा होना चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? तो राज्य सरकार के पास अधिकार है, कर लगा ले, शुल्क लगा ले, पैसा कमाए, खनन से कमाए, शराब से कमाए, गुटखा बिचवाए, कुछ भी करे। क्या समझे? समझ रहे हैं बात को? बात को समझ रहे हैं? ठीक है। देखिए, एक प्रकार से बच्चा, अगर मैं कहूं तो सामाजिक, आर्थिक और जो न्याय है वो आप तय करते हैं नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। और नीति निर्देशक तत्व ने जो अवधारित मापदंड हमारे संविधान के भीतर है, जैसे मैंने 38-39 की थोड़ी जिक्र किया, 40 की जिक्र किया, अगर इसी तर्ज पर, इसी संदर्भ को ध्यान में रख करके हम आगे के आर्टिकल्स को ध्यान में रखें, जैसे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, क्यों इसी नीति निर्देशक तत्व के भीतर सामाजिक सुरक्षा की भी चिंता की। सामाजिक सुरक्षा में अगर उद्योगों के प्रबंध में, गौर से सुनिएगा, अगर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का संदर्भ पर ध्यान न दिया जाए, आज आप देखते हैं कोरोना के कारण कर्मकार सब चले गए, और इन कर्मकारों को अगर एक सुनिश्चित मापदंडों के अंतर्गत नियोजित, पोषित न किया जाए तो क्या आदर्श मिलेंगे? बच्चा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा कमजोर करके किसी भी आदर्श को नहीं हासिल किया जा सकता। इसलिए आर्टिकल 41 की बात करिए, 42 की बात करिए, 43 की बात करिए, 43 ख की बात कर लीजिए, या यूं कहा जाए
46 वगैरह तमाम की बात कर लें तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करते हैं। और बिना सामाजिक सुरक्षा के आदर्श को विकसित किए, बिना सामाजिक सुरक्षा को पूरी तरह पुख्ता किए, कोई राज आदर्श नहीं हासिल कर सकता। आप पढ़ते हैं और आपकी सुरक्षा दांव पे लगी हो तो आपका अध्ययन दांव पे लग जाएगा। क्या समझे? आपका अध्ययन दांव पे लग जाएगा। अगर हम समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों को की शिक्षा या अन्य व्यवस्थाओं से उनको ऐसे अभागे छोड़ दें, तो ध्यान रखिएगा कि जो वास्तव स्थिति है, जो दृष्टिकोण है, जो चाहत है, वो पूर्ति नहीं। मैं आपको 2-3 ऐसे प्रखर बिंदुओं की ओर ले चलने का प्रयास करता हूं जो और मुझे बताना है। आर्टिकल वाइज मुझे कई चीजें आपको समझाना है, जिसमें मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नीति निर्देशक तत्व की जो परिकल्पित मापदंड है वो किस तरीके से संविधान के आदर्श और प्रस्तावना के उस अंतःकरण को प्राप्त करने में मदद करता है, जिसका कि संदर्भित दृष्टिकोण शायद आज तक आपने उतने मन से नहीं सुना होगा। मैं आपको अगर एक आर्टिकल के परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण के अंतर्गत इसके नुमाइश करें, इसका प्रचार करें, इसको बताने का प्रयास करें, तो किसी भी न्यायालय में एक तो इसे वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 स्पष्ट करता है। एक अगर सरसरी नजर में डाल दूं इस पर, तो एक यह वाद योग्य नहीं है। आप न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते, लेकिन आप इसकी गाथा को इस ढंग से भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 31 ग, आपको याद होगा 1971 का 25वां वो संविधान संशोधन, आपको याद होगा 1973 का केशवानंद भारती का वो मसला, आपको याद होगा कि कुछ 39 ख और ग के मामले में किस तरीके से आर्टिकल 14 और 19 को डिफीट करके भी उसको आगे बढ़ाया गया। और आपको याद होगा कि उसमें एक और 31 ग के भीतर संशोधन बाद में करके किस तरीके से मूल अधिकार के उस विषय के नीति निर्देशक तत्व को कैसे सुपरसीड कर दिया गया। देखो, चाहे एक चीज नोट कर लो, हो सकता है कि 1950 में, मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, जितना मैं संविधान को समझते हुए मेरा नया, मैं तो लेखक हूं ना, तो नया नया बात तो ही लिखता हूं। कल भी मेरा एक आर्टिकल है दैनिक जागरण में कि जो फंडिंग बढ़ी है, जो जो विदेशी मुद्रा जो बढ़ गया हमारा, एफडीआई जो बढ़ी हुई है, उस पर मेरा लेख है। तो अभी फेसबुक पर नहीं डाला, मैं देखा ही नहीं, वो तो शाम को फोन आया तब पता चला कि आया, हमने कहा कल देखेंगे उसको, तो मैं ही लिखा हूं। तो उसमें जो हम चीजों को संवैधानिक जब प्रारूप में कोई भी चीज डालते हैं तो अपना भी एक दृष्टिकोण डाल देते हैं, क्योंकि समय के साथ ऐसा हो जाता है। आप गौर करिएगा कि क्या सन 50 का संविधान 60 में सुपरसीड किया जा सकता था नीति निर्देशक तत्व को? 70 में भी नहीं किया। वजह आनी चाहिए, वजह आनी चाहिए। आपको गरीबी उन्मूलन करना है, आपको सामाजिक सुरक्षा देना है, आप कानून व्यवस्था से ऊपर उठना है, आपको पंचायत पे काम करना है, आपको स्कूल और शिक्षा पे काम करना है, तो आप अगर उसमें कहीं संविधान का मूल अधिकार का कोई अंश ऐसा करने से प्रभावित करता है, क्या समझे, तो आप तो मूल अधिकार आपका प्रभावित हुआ तो आर्टिकल 32 में दौड़े चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कह देगा हाँ ये उल्लंघन हुआ है। वो उस संविधान के आदर्श को छूने के लिए कुछ नियोजन कर रहा है, और आपका 14 और 19 उखड़ गया पेड़, और आप 32 का सहारा लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट। 32 ने कहा कि आपका कानून इतना ठीक है, इतना गड़बड़ है, चलिए हटाइए भैया, इतना कट छट करिए। आपने उतना हटा दिया, उतना हटा दिया तो उतना नहीं होगा। अगर उतना नहीं होगा तो आइडियोलॉजी का क्या होगा? आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन आपका जो आदर्श है वो आईएएस है,
पीसीएस है, डिप्टी कलेक्टर है, कलेक्टर है, पुलिस अफसर है, लेकिन अगर आप 8 घंटे की नींद लेकर के उस आदर्श को प्राप्त ही नहीं कर पाए तो नींद लेते रहिए, फिर तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट। अब आपके घर वालों ने कहा कि नहीं, आईएएस पीसीएस बनने के लिए थोड़ी नींद में कटौती करो, तो बोले नहीं, सांस, ये जान जो है ना, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्राण के लिए निद्रा बड़ा जरूरी है। तो 8 घंटा नहीं सोएंगे तो फंडामेंटल, अगर नहीं सोने दोगे ना तो फिर समझ लेना। उसने कहा ठीक है भाई, हम नहीं बोलते कुछ। अब आप सोने लगे, तो सोने तो सो तो गए, राइट तो ठीक हो गया, लेकिन आदर्श का क्या हुआ चेला? वही वही चीज यहां है कि अगर नीति निर्देशक तत्व ने कोई नियोजन किया, कोई नियम बनाया, कोई कार्यक्रम दिया, कोई देश की भलाई, निवासियों के लिए कुछ करने का प्रयास किया, नागरिकों के लिए, और वो 14 और 19 में कहीं ना कहीं इतना विकराल तो मिला हुआ है, अगर उसमें कहीं उल्लंघन हुआ तो आप तो चले गए कोर्ट, कोर्ट ने कहा आर्थिक न्याय के सिद्धांत में जो आर्टिकल 39 है उसमें ये बैरियर बनते रहते। 14 और 19 को 39 ख और ग पर सुपरसीड कर दिया। चा चा जहां जोड़े थे चा, क ख ग घ अंग चा जोड़े थे ना, तो उस आइडियोलॉजी को प्राप्त करना है आपको तो थोड़ा समझौता अपने अधिकार से करना पड़ेगा, ये बाद में पता चले। लिख देना मुख्य परीक्षा में कि संविधान के शुरुआती दिनों में जहां आर्टिकल 12 में राज्य और 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल अधिकारों का उपचार जहां आर्टिकल 32 में आज भी निहित है, जहां शुरू से आर्टिकल 37 में साफ है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और यह मूल अधिकार की तुलना, मूल अधिकार जहां श्रेष्ठता को अर्जित किया हुआ था वक्त के साथ, नीति निर्देशक तत्व ने संविधान के प्रस्तावना को, आदर्शों को हासिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था ने भी नीति निर्देशक तत्व को कई मामलों में, यहां तक 39 ग में हुए संशोधन के चलते मूल अधिकार से बेहतर या मूल अधिकार से ज्यादा प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव और सोचनीय और विचारणीय विषय नीति निर्देशक तत्व को बना दिया। ये समय का फेर है। आइडियल चीज को प्राप्त करना है, आइडियल चीज को हासिल करना है, तो बार बार टांग ना लड़ाइए। मत बोलिए कि समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, मत बोलिए कि 19 का उल्लंघन होता है। क्या बोला उसने? समान नागरिक संहिता में क्या बोला कोर्ट ने? आप अगर 25, 26, 27 के मामले में वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन यहां तो कुछ करिए हुजूर। और न्यायालय कितना पीछे पड़ा रहता। इस देश का सबसे चर्चित अगर और सबसे अधिक बार का प्रयास अगर किसी चीज में किया गया तो सर्वाधिक प्रयास किया जा रहा है आर्टिकल 44, और ये सबसे नेगेटिव आर्टिकल है। एक बार मैं 17 बताता हूं तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं 44, जहां पर हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और वो असमान बना हुआ है। हम तो समानता चाहते हैं ना, वो असमान बना। समानता सही है का समानता? आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं, सभी की विधिक सहायता की बात करते हैं, कर्मचारी को चिकित्सा का अधिकार देने की बात करते हैं। आपको आर्टिकल 41 में चले जाइए, 42 में चले जाइए, 43 में चले जाइए, 44 में चले जाइए, 44 समान नागरिक संहिता, 46 में चले जाइए। जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं, आप इन आर्टिकल पर उतना गौर नहीं करते होंगे, आप कभी पढ़ के इनको देखिए। छोटी छोटी चीजों को उकेर करके इस आइडियोलॉजी को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इतना आसान आदर्श को हासिल करना नहीं रहा है। जहां 38 में मैंने बता दिया आपको, सामाजिक आर्थिक अगर राजनीतिक न्याय चाहिए, प्रभावी करना है, उसकी स्थापना करना है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करनी है, और प्रस्तावना को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को पाना है, तो आप 38 में चले जाए।
39 में जहां मैंने समान कार्य के लिए समान वेतन वगैरह की चर्चा की, जहां पर पुरुष और स्त्री के लिए समान जीविका के लिए पर्याप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं यहां पर कहते हैं लड़का लड़की एक समान, स्त्री पुरुष भी एक समान, इस आदर्श को प्राप्त करने का एक प्रयास देखिए। इसी के भीतर हमने बोला था कि आपको चाहे जो बच्चों के लिए, पुरुष हो स्त्री हो, उनके कर्मकार के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, समुदाय में भौतिक संसाधन जो होते हैं, जो हमारा भौतिक संसाधन है, उसके स्वामित्व और नियंत्रण पर सामूहिक हित क्या करते हैं, सर्वोत्तम रूप से साधन। अगर ये चीज पर एक वर्ग का साधन हो जाए, एक वर्ग का नियंत्रण हो जाए, एक वर्ग विशेष अमीर हो जाए, तो संविधान का आदर्श अछूता रह जाए। इसलिए गरीब और अमीर की खाई क्यों दिया गया पिछले साल 2019 की जनवरी में अगड़ों को आरक्षण, सवर्ण जातियों का आरक्षण इसीलिए दिया क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे। और आर्थिक रूप से अगर पिछड़ते हैं, मैं फिर वहीं पे आता हूं, मेरा अपना विचार हमेशा ये रहता है कि आर्टिकल 36 से 51 के दरमियान जो नीति निर्देशक तत्व है, तो हम 70 साल से हमारे ये संविधानविद के ये हमारे नेता क्या कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, क्या कर रहे थे? आप आर्थिक खाई पैदा कर रहे थे। भाई आपने 2019 में आरक्षण इसीलिए दिया ना, आर्थिक रूप से पिछड़ गए। आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ गए? जब आपका संपदा पे, भौतिक संसाधन पे और आपका नियंत्रण है, आपका संसाधनों पर स्वामित्व है, तो राष्ट्रीयकरण कर लेते। जब अवसर आप निर्मित करने का आपके पास मादा है, तो आप ऐसे अवसर क्यों नहीं बढ़ाए? इसका मतलब है कि आपकी गलत नीतियों का परिणाम है ये आरक्षण। मैं तो यही लिखता हूं, यही मानता हूं कि सरकारों ने बड़ी सफाई से सवर्णों को 10% आरक्षण देकर के अपनी वाहवाही कर ली, जबकि हकीकत यह है कि इन्हीं सरकारों को फेलियर को परिणाम। ये तो वही बात है कि गाड़ी पे लड़ाओ, फिर जिस जो गाड़ी में बैठा है उसको हॉस्पिटल ले जाओ और उसका बिल 5,000 रुपया दे दो और फिर कहलवा लो कि तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो। अरे यार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन पीड़ा तो उसको जो टांग टूटी वो भोग रहा है। हाँ, आपने तो आरक्षण देकर को वही लूट लिया, लेकिन इस आरक्षण में जो 70 साल का फेलियर हुआ, कैसे छुपा ले गए आप ही की नीतियों के गलत परिणाम के कारण तो ये हुआ। और आपने एक झटके में काम करके आपने वाहवाही ले लिया। और जो व्यक्ति जिसको आरक्षण आज मिला, वो कितने साल से पीड़ा भोग रहा आर्थिक, उसका क्या कीमत होगा? आपने तो भावनात्मक उसको लपेट लिया। ठीक है, मैं आर्टिकल अगर 39 की बात करूंगा तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करूंगा। ये सब देखो यार, जितनी भी चीज नीति निर्देशक तत्व में लिखी है ना चिला, ये बड़ी वसूल की चीज है, बड़ी काम की चीज है। कभी यहां से पढ़ा करो, यहां से पढ़ो, यहां से सोचो, आवाज यहां से निकालो, पेट से, पेट की आवाज, दिल की आहट और दिमाग का गुबार, फिर लिखो मुख्य परीक्षा। एग्जामिनर के हीमोग्लोबिन में अकुलाहट पैदा हो जाएगी नंबर देने के। आप क्या करते हैं मालूम है? दिमाग लगाए रहते हैं, बस दिमाग। ये देखो यार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन दिनों में भी ना, आजादी की लड़ाई दिमाग से कम दिल से ज्यादा लड़ी गई। क्या समझे? इसीलिए तो दिलदार हैं हम लोग, क्योंकि हम दिल ज्यादा लगाते हैं। आप भी क्या कर रहे हैं? दिमाग लगा रहे हैं ज्यादा। भारत को समझने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत की इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए आपको क्या लगाना है मालूम है? दिल। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व वगैरह दिल से पढ़े जाते, ऐसे नहीं 40 में लिखा, 42 में लिखा, ये कलम ही नहीं चलेगी ठीक से, नहीं चलेगी कलम ठीक से। 40 बता चुका था पंचायत की बात, 243 आर्टिकल जब जिक्र करेंगे आगे संविधान में,
तो इसको खोलेंगे, 73वां वगैरह 74वां वगैरह सब संविधान खोलेंगे, भाग 9 में चलेंगे, 9 में चलेंगे, बाद में सहकारिता वाला जो जोड़ा गया 9 क में भी चले, ख में भी चलेंगे, 9 9 क ख चलेंगे भाग में। ठीक है। 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम यानी कार्य, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अगर माना आर्टिकल 41 को आप इग्नोर करें तो जिस मामले में इसकी जरूरत है वो पिछड़ जाएगा कि नहीं पिछड़ जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं देखिए, ये वो वेपन है कि जैसे चाकू से सब्जी काटा जाता, तलवार से लड़ाई होती है। तलवार से सब्जी तो नहीं काटते हैं आप, ना चाकू से आप लड़ने जाते हैं सब्जी काटने वाले से। तो ये नीति निर्देशक तत्व के सारे वेपन हैं जो सभी समय समय पर मिसाइलें छोड़ करके एक पुंज को, एक आदर्श को हासिल करना होता, उसको भेदना होता, प्राप्त करना। काम की न्याय संगत, आपने 42 में जाएंगे, काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं, मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का संबंध, उपबंध कह लीजिए। स्त्रियों को, कितनी बारीक बात है ना, संविधान भी तो हमारे कैसे सोचते थे, कितनी बारीक बात। स्त्रियों के डिलीवरी में, बच्चे में, सर्विस में हो, ऐसे में देख रहे होंगे ना, छुट्टियां मिलती हैं, लालन पालन का अवसर बच्चों के लिए, उसकी मां की जरूरत है, उसको पूरा अवसर मिलता है कि नहीं मिलता है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि जो आइडियोलॉजी है संविधानविदों का, उस आइडियोलॉजी से कितना बड़ा आइडियल पूरा होगा आर्टिकल 42 में। जब इसको हम खोलेंगे, लिखाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है। 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, मतलब अगर आप काम करा रहे हैं तो उसकी मजदूरी वगैरह आदि की चिंता नहीं करेंगे तो खतरे बढ़ जाएंगे। आप जरा सोचिए, अब ये कैसे पूरा होगा, एक चीज ये बता दीजिए आप, कैसे पूरा होगा। हाँ, 1976 में अगर आपने ऐसा कोई कानून बनाए जिसमें कि वेजेस तय कर दी जाए और वेजेस ना मिले, तो बलात्श्रम हो गया कि नहीं आर्टिकल 23 के तहत, है ना। तो आर्टिकल 23 का अधिकार और 76 का कानून और नीति निर्देशक तत्व में उसको प्राप्त कराने का विचार, अब बताइए आइडियल हो जाएगा कि नहीं, आदर्श मिलेगा कि नहीं। तो एक जगह से चीज नहीं होती, कई जगह पे खड़ी है। 44 हमने समान नागरिक संहिता बता दिया था, इसमें एक 43 क की भी चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्व का एक 43 क भी पक्ष आता है जिसमें उद्योगों के कर्मकारों में के बारे में बात कही गई है, जो उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मकार लगे उनको लेके, और उन हम क में भी बात करेंगे, फिर 43 ख की बात करते हुए फिर हम चले आएंगे। 43 ख में 4 बातें हैं और वो चारों बातों का जो उल्लेख है वो सहकारी समितियों से है, और उन चारों बातों की चर्चा कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 44 में समान नागरिक संहिता है, आपने 45 को मैं बता चुका कि शिक्षा से जो स्कूल वगैरह संबंधित है। 46 की अगर हम चर्चा करें तो हमने उसमें बात करना SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए से संबंधित यह व्यवस्था दी गई है, और उनके एक प्रकार से हित समृद्धि की वृद्धि, मतलब प्रमोट करने के लिए उनको एक प्रकार से अर्थ है कि संबंधित जो हित हैं उसको प्रमोट कैसे करें। अभिवृद्धि का मतलब होता है प्रमोट करना, जिससे प्रमोशन होता है, या हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं, अभिप्रेरणा। तो अभिवृद्धि का मतलब प्रमोट करना। आर्टिकल 47 में अगर आप चाहें तो जैसे हमने सामाजिक सुरक्षा की बात की, अगर बच्चा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए काम नहीं किया जाएगा, अगर हमको ऊर्जा ही न मिले, कैलोरी ही न मिले, तो कैसे काम चलेगा। आपने आंगनबाड़ी सुना होगा, आपने सुना ही होगा, आंगनबाड़ी तो चलता ही है। आपने देखें गर्भवती महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था, आप अगर थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। ये आर्टिकल 47 से ही तो है। अगर ये नहीं होगा, ठीक है बहुत दिक्कतें होगी, मैं जानता हूं कि उसमें कई तरीके की अड़चने हैं, अच्छे से काम नहीं होता है, तमाम चीजें हैं,
लेकिन अगर जो हो रहा है उसको भी रोक दिया जाए तब तो ये आदर्श जो पाने वाले थे वो भी गया। तो इस पर राज्य की ड्यूटी है ना, राज्य जो नियम बनाया है, जो राज्य जो काम दे रहा है उस पर अपना कसौटी कसे उसको। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य का कर्तव्य आर्टिकल 47 में बताया गया है, जिसको आंगनबाड़ी वगैरह से, जैसे मैंने बोला कि आप इसको जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 48 में आएंगे तो कृषि और पशुपालन का संगठन की बात कही गई है ना। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। भारत गांवों का देश है और कृषि और पशुपालन को अगर संगठित रूप से हांका जाए, आज अब आप एग्जाम्पल ऐसा समझिए, गाय हमारी माता है ना। गाय हमारी माता। अभी अभी योगी जी ने गाय पर बहुत जुर्माना कर दिया और सजा कर दिया, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया। अब आप ये समझने की का प्रयास करें कि गाय आज बचाने की जरूरत क्यों पड़ गई। पहले जो पूजनीय है उसको हम बचा रहे हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कहां लोप हो गया। मशीनों ने जगह ले लिया। जब खेती बाड़ी पहले बैलों से होती थी तो बैल हमारी आवश्यकता थे, बैल हमारे साथी थे, हमारे जीवन के साथी होते थे, हमारे पोषण के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारी कृषि के लिए वो एक सदस्य की तरह खूंटे से बंधे रहते थे। आप जरा कल्पना करिए वो बैल आए कहां से। गाय से। गाय दूध देती थी, दूध बेचकर या दूध पी करके आदमी बलिष्ठ रहता था, स्वस्थ रहता था। उसका जो बेटा होता था, वो जो बैल है, उससे खेती कर लेते थे। एक और बेटा था, सांड कहलाता है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ आज भी उसी रूप में है कई लोग, कुछ बैल के रूप में, कुछ सांड के रूप में। कुछ श्रम अच्छा करते हैं इसलिए बैल है, कुछ ऐसे घूमते रहते हैं बिना नथ के, बिना पगहा के, बिना सकरे के, किसी के खेत को रौंदते रहते हैं, वो सब सांड ही है। ठीक है? तो बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया तो बैल खत्म। गाय की प्रासंगिकता का एक लोप हुआ कि नहीं। एक प्रासंगिकता तो है कि दूध चाहिए इसलिए गाय चाहिए, लेकिन दूसरी प्रासंगिकता, दूसरी क्या हुआ। अगर गाय को गाय पैदा हुई तब तो आप पाल लेंगे, और बैल पैदा हुआ तो खेती का तो काम ही नहीं है उसका। क्या होगा उस बछड़े का। भाई साहब वो स्लॉटर हाउस जाते हैं, पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाते। आजकल के जानवर पूरी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इनको रहनी नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे इंसान हैं जिनको नहीं रहना चाहिए क्योंकि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी रहते हैं। अब गाय आप कहेंगे कि ये गाय है दूध कम देती, वो देती, तो क्या करेंगे आप उस गाय को। तो जो योगी जी ने बनाया कि गाय से रहने से कृषि, यानी कृषि और पशुपालन का एक संगठित स्वभाव, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का एक संगठित स्वभाव का आदर्श अगर हम नहीं व्याप्त करेंगे तो भारत का जो प्रकृति है, भारत का जो भू राजनीतिक क्षेत्र, भारत की जो बनावट है, भारत के अंदर जो आर्थिक गैप, वो और भी भेद कर जाएंगे। एक गाय, एक छोटा सा घर, 4 लोगों का परिवार, और छोटी मोटी खेती बाड़ी करके पूरी जिंदगी को गुजर बसर कर लेता है। गाय केवल दूध देने के काम नहीं आती है। गाय दूध देने से न केवल पोषकता जो आर्टिकल 47 की पूर्ति करती है, 48 47 की पूर्ति करती है, साथ ही साथ क्या करेंगे गांव में, आपको दिनचर्या मेंटेन की रहती है, अनुशासन विकसित कर। इस क्लास का एक ही तरीका नहीं है कि आप 8 बजे क्लास में आके बैठ गए। इसका एक और आदर्श है कि आपको अनुशासित कर दिया गया। नहीं, अगर ये क्लास नहीं होती तो कई लोग इस समय भी सो रहे होते। तो इस क्लास को सिर्फ अध्ययन से मत जोड़िए, इसको अनुशासन से भी जोड़ दीजिए।
आप कल्पना करिए कि अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो अपने घर में ही मैं टाई कोट लगाकर आपके समक्ष मोबाइल लगा खड़ा होता? नेवर, नहीं। मुझे भी नहाना धोना, ये करना वो करना, प्रेस करना है कपड़े, ये सब कुछ करने के लिए मुझे टाइटल्ड कर दिया इस क्लास। तो ये क्लास केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अनुशासन के लिए भी। जब कोई मेहमान आता है ना कि 4 बजे आएंगे, तो उस दिन ड्राइंग रूम बहुत अच्छा साफ कर दिया जाता है। तो मेहमान आकर के आपका चाय पी गया, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, यही आप ही हालचाल हो गया, इतना ही नहीं हुआ। आज कहीं ना कहीं किचन और ड्राइंग रूम या कुछ और रूम की सफाई भी ठीक से हो गई। ये भी साइड बाय साइड देख लिया। इसके बाद बच्चा 48 क जोड़ा गया था। हमारे 48 में 48 क भी जोड़ा गया, और 48 का जो था वो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा से जुड़ा हुआ था। आप जरा सोचिए कि ये वक्त के साथ क्यों आए होंगे। एक बार अपने दिमाग में सोचिए कि वक्त के साथ इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हो। आज आप आंकड़े उठा के देखिए, 33% आपको वन चाहिए, आप उससे 10% से कम नीचे चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ती गई, जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या बढ़ती जा रही, और आप 33 करोड़ से 36 करोड़, 1951 की जनगणना में 36 करोड़ से आज आप 136 करोड़ पर खड़े। 100 करोड़ पूरे पूरे के पूरे बढ़े। 100 करोड़ के लिए मकान चाहिए, 100 करोड़ के लिए संसाधन चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए, रोड सड़क पानी बिजली सब चाहिए कि नहीं? कौन देगा ये बताइए? ये आइडियोलॉजी इस आदर्श को पूरा करने के लिए, और आपका जीवन स्तर भी उच्च हो, ये कौन देगा? सब नीति निर्देशक तत्व देगा। हेलो, तो ये जो आइडियोलॉजी जो एस्पेक्ट आया, वो कैसे पूरा करेंगे आप? वनों को उजाड़ देंगे। मैंने कहा ना कि इतने जब पॉपुलेशन होगी तो कहां चले जाएंगे? घर घर चले जाएंगे जंगल में, और जंगल कहां चले जाएंगे? जंगल खत्म हो जाएंगे। आप श्रीलंका को देखिए, आप बांग्लादेश को देखिए, आप हांगकांग वगैरह चले जाइए, बहुत ही कम इलाकों में हांगकांग वगैरह या यूं कहा बांग्लादेश वगैरह बहुत डेंस डेंस। तो कटेंगे क्या? वन कटेंगे। आप नहीं देखते हैं कि वो तेंदुआ आ गया, शेर आ गया, फलाना आ गया, हम जंगल में रहते हैं क्या जो आ गया? ना, हम जंगल में वाकई में चले गए, हम चले गए जंगल में। तो पर्यावरण का संरक्षण किससे है? वन से, वृक्ष से। संवर्धन, ग्रोथ, आप उसका वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किससे है? वन से। अगर हम वन को संरक्षित करेंगे, जैसे कार्बेट नेशनल पार्क है, अगर आप संरक्षित किए हैं तभी तो वहां तो वन्य जीव उपलब्ध हैं। राजा जी नेशनल पार्क है, अगर आपने उसको संरक्षित किया तभी तो हाथी पाए जाते हैं। आप दुनिया में आप देख लीजिए, वनों का अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो पहली बात तो वन्य जीव नहीं होंगे, क्योंकि वन नहीं तो वन्य जीव नहीं। जहां पर व्यक्ति घर बना लेता है, पत्थर लगा लेता है, बढ़िया पूछा लगाता है, कितने वन्य जीव मिलते हैं वहां पे? कितने सांप जोकर घूमते मिलते हैं? मिलते हैं क्या? लेकिन आप जंगल में चले जाइए तो क्या पता 2-4 सांप से आपका टक्कर हो जाएगी, वो जा रहा है, ये जा रहा है। उसी जगह पे जहां पर आपने मकान बनाया, उसी जगह पे पहले बहुत सारे ऐसे रहते थे जीव जंतु, अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे सारी जगह आप घेर लेंगे तो कहां जाएंगे वो? और आपको क्या लगता है कि वन्य जीवों के अभाव में आपका जीवन सही रहेगा क्या? या वनों के अभाव में मानव का जीवन सही रहेगा? मैं आपको एक एग्जांपल मॉरिशस का देता हूं। मॉरिशस में डोडा पक्षी पाए जाते थे, डोडा पक्षी। औपनिवेशिक काल के सैकड़ों साल पहले जब पुर्तगालियों ने मॉरिशस में आए, पुर्तगाली, तो पुर्तगाली देखे होंगे जो ब्रिटिशर्स आते हैं वो कैसे खाना पीना उनका क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि डोडा पक्षी को मार के खाना शुरू किया। डोडा पक्षी का शिकार कर, जैसे मुर्गा मुर्गी नहीं खाते लोग, वैसे डोडा पक्षी खाते थे।
तो उस डोडा पक्षी के खाने से मॉरिशस के वन की एक प्रजाति लुप्त हो गई, खत्म हो गई। डोडा पक्षी खत्म हुआ, वहां का वन खत्म हो गया। तो रिसर्च में क्या पता चला मालूम है कि जब डोडा पक्षी इसलिए जिंदा था, जो डोडा पक्षी उस वन का यानी उस पौधे उस पेड़ के फल को जो खाता था, गौर करना मेरी बात को, ये मुझे ठीक से याद है 95 या 97 के सिविल सर्विसेज का पेपर देखें, उसमें ये क्वेश्चन है, उसमें सवाल है प्री में। वो क्या किया कि जब वो उस पेड़ का फल खाता था तो फल खाने से बीट जो करता था, वो उस बीट में जो उस फल का बीज होता था उससे वो पेड़ अंकुरित होता था। जब वो पक्षी नहीं रहा तो फल खाए कहां से? तो जो वन पुराने थे खत्म हो गए, नए उगे ही नहीं, पूरी प्रजाति वन की नष्ट हो गई। आप जरा इस उदाहरण से अंदाजा लगाइए कि पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन के लिए, एक तरफ तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताते हैं कि नींद लेना भी हमारा मौलिक अधिकार है। बाबा रामदेव पे जब लाठी चली वहां 2011 में, तो सुप्रीम कोर्ट वहां कहता है कि सोते हुए लोगों पर रात में 1 बजे लाठी चलाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जीवन के लिए नींद लेना जरूरी है। अब अगर जीवन के लिए नींद लेना जरूरी है तो जरा किसी से पूछिए कि जीवन के लिए सांस लेना जरूरी है, और सांस लेंगे कहां से जब वन नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, कहां से चीजें पूरी होंगी? और आपको क्या लगता है वन्य जीवों को मार के वन बचाया जा सकता है? नेवर। एक दूसरे की परस्पर क्रिया है। 48 क में इसका पूरा ध्यान राज्य को रखना है, राज्य की ड्यूटी है। अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाता है तो अपने जो भू राजनीतिक क्षेत्र के भीतर जो नागरिक है, जो उसके निवासी है, उनके साथ और संविधान का जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 49 में आएंगे, बहुत अच्छी बात इसमें आपको मिलेगी, बट आप इंटरेस्ट कभी नहीं लेंगे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण करना है। आपको ताजमहल वगैरह है ना, अगर पीला पड़ रहा है उसको ठीक करिए, राज्य की ड्यूटी है। कि फिर आगरा का जो चमड़ी स्थान है, वो जो क्या बोलते हैं, वो चमड़े का जो उद्योग होता है, जूता वगैरह बनता, उसको कहीं माइग्रेट करना पड़ेगा। आपने देखे हो कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जो फैक्ट्रियां थी जो धुआं निकालती थी, उनको बाद में हटाया गया, क्योंकि वायु, शुद्ध वायु लेना क्या है, आपका मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार के नाते हटाया गया। और राज्य की यह ड्यूटी होती है कि ताजमहल को पीला होने से रोके। आप समझ गए कि नहीं बात? आर्टिकल 50 में आ जाइए। आर्टिकल 50 में आएंगे तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात कही गई है। ठीक है, इन दोनों को अलग करने की बात कही गई, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात कही गई। और एक आर्टिकल लास्ट में बचता है इस नीति निर्देशक तत्व का, जिसके भीतर कुछ बातें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता प्रमोट करना, इंटरनेशनल पीस एंड सुरक्षा को प्रमोट करना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। जैसे मैं कहूं संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो संधि बाध्यताएं हैं के प्रति आदर बढ़ाना, ये तमाम चीजों को इसमें डाला गया है। तो अगर इन तमाम चीजों को अब 51 तक हम आ गए, उलटते पलटते गिरते पड़ते संभलते, अपने को उठाते बैठाते निकल लिए यहां तक। तो 51 तक जब हम यहां पहुंच गए हैं तो आपके दिमाग में एक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई कि वाकई में अगर आर्टिकल 51 के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक बेहतर नहीं होगा, राज्य का दृष्टिकोण तो बेहतर नहीं होगा, तो संविधान अपने उस आदर्श को नहीं प्राप्त कर सकता। आर्टिकल आप 50 में देखें, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई। विधायिका और कार्यपालिका को कहीं अलग नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग नहीं होते, और हमारे इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है। आर्टिकल 50 में अगर इस आर्टिकल में जाएंगे तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक वगैरह की बात की गई है, इसको जरा देखिए कि ये भी हमारी विरासत और रियासत जो है, इनको संभाल के रखना हमारी कितनी बड़ी ड्यूटी है।
पर्यावरण आप पढ़ लिए, 48 में कृषि पशुपालन पढ़ लिए, 48 का में आया था पर्यावरण और जो वन्य जीवों का संरक्षण वगैरह, 47 में पोषाहार जो आंगनबाड़ी वगैरह का उदाहरण दिया, 46 में SC ST को लेकर के और दुर्बल वर्गों के हितों के संबंधी जो हित है उसकी अभिवृद्धि को लेकर के बात कही गई, प्रमोट को लेकर। और एक जो 45 की जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो मैं कर चुका हूं कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, इसमें एक खास बात और भी देखेंगे, शिक्षा के लिए संस्थाओं की अगर जरूरत, शिक्षण अगर संस्थाएं नहीं हो तो हम आर्टिकल 21 के उस शिक्षा के अधिकार को 2009 में देखे होंगे, शिक्षा का अधिकार जो एक्ट हम लाए उसका परिपालन नहीं कर सकते बच्चा। 44 आपने देख लिया, 42, 43, 41 ऐसे आपने देख लिया। इन सभी के भीतर के पूरे अवलोकनार्थ, जैसे कहते हैं ना, अवलोकन क्या कहता है, दृष्टिकोण क्या कहता है, मन क्या कहता है, भाव क्या कहता है, विचार क्या कहता है, दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, ये कहता है कि इसकी पूर्ति, नीति निर्देशक तत्व की पूर्ति, नीति निर्देशक तत्व की निष्पादन राज्य अगर समुचित संसाधन और उसकी उपादेयता को लेकर, जब राज्य रोते रहते हैं पैसे के लिए, जब राज्य रोते रहते हैं संसाधन को लेकर, जब राज्य रोते हैं पब्लिक के, या पब्लिक रोती है उसके आंसू नहीं पोंछ पाते हैं और भावनात्मक बेवकूफ बनाते हैं, तब समझ लेना कि इस देश में दिक्कतें पैदा हैं। राज्य का मतलब होता है औपचारिक, राज्य का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राज्य का मतलब होता है सामाजिक संरक्षण, राज्य का मतलब होता है कि हमें वो सारी चीज दे जो हमें बने रहने के लिए अस्तित्व से लेकर के, अर्श से लेके, फर्श से लेके वहां अर्श, हमारी जीवन गाथा में काम आए। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे आर्थिक समृद्धि हो, चाहे आर्थिक समानता हो, चाहे हमें समाजवादी समाज की स्थापना में हमारा अपना निहित पक्ष और हित हो, ये सब की अंकुरित मापदंडों में नीति निर्देशक तत्व के अंदर राज्य का कर्तव्य होता है। ये आर्थिक लोकतंत्र है, लोकहित है, लोक कल्याण है, राज्य का कर्तव्य है। अगर यह सब नहीं होता है, और ये वाद योग्य भी नहीं है, आर्टिकल 37 में बताया था, वाद योग्य भी नहीं है, और ये सब होता भी नहीं है, तो जनता से वोट लेकर के सरकारें सिर्फ धोखा के साथ धोखाधड़ी, धूर्तता, मक्कारी, ये सब की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। और साथ ही साथ जिस व्यवस्था का अनुपालन करके अपनी श्रेष्ठता को हासिल कर लेते हैं, जिस व्यवस्था को अपनी श्रेष्ठता को हासिल कर लेते हैं, उनके साथ भी अन्याय किया जाता है। कल आप IAS ऑफिसर बने, कलेक्टर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, और आप नीतियों के निष्पादन करने के बजाय हाथ पे हाथ रखे या जेब में हाथ डाले, कोट टाई लगा करके समाज से शोहरत लें, समाज से के सामने सम्मान लें, और समाज के ही टैक्स के पैसे से लाखों की सैलरी लें, और उसी के सामने गाड़ी से निकल जाएं और आंसू न पहुंच पाए, तो ऐसी नौकरी, ऐसी चीजों को लेकर के क्वेश्चन तो बनता है कि आप मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, गलत हैं, सही समझ नहीं रखते हैं, और आप जिस कीमत पर आपको जो कीमत दी जाती है उसका कोई हिसाब नहीं देते। और अगर ऐसा होने लगे तो जरा आप मुझे बताइए कि संविधान के प्रस्तावना में लिखे हुए आदर्श का क्या होगा। संविधान में लिखे हुए प्रस्तावना के आदर्श का कुछ नहीं होगा। आदर्श अपनी जगह पड़ा रहेगा, नागरिक अपना अधिकार लेकर ढोता रहेगा और राज्य मस्त पड़े रहेंगे। तो भैया देखो, आदर्श है तो न्याय करना पड़ेगा, आदर्श है तो सामाजिक आर्थिक सब कुछ करना पड़ेगा, अधिकार है तो अधिकार वाद योग्य है तो आप भागते रहिए। राज्य के अब देखिए, जैसे कहीं कहीं देखे होंगे, झारखंड में देखिए शायद 6-7 वैकेंसी आई है 20 सालों में, 20 सालों के भीतर 6-7 वैकेंसी है झारखंड में, और यही चीज उत्तराखंड में भी है। 6 वैकेंसी की शायद भरपाई उत्तराखंड में या 7 हुई है। 2002 है, 2004 है, 2006 है, 2012 है, 2014, 16 शायद, हाँ वो हो गया है, 7 करीब शायद भर्ती हुई है।
अब उत्तर प्रदेश में देखिए तो 2000 जो ये 20 का फॉर्म निकला था जो अप्रैल में, उसका जो 11 अक्टूबर को पेपर है, 2000 से लेकर के 2020 की देखें तो 2020 की वैकेंसी वो भले ही लेट हुआ बट बड़ा कंटिन्यू तरीके से नहीं रहता। एक तरफ 20 साल से लगातार हर साल भर्ती और एक तरफ 20 सालों में सिर्फ 7 बार भर्ती। तो कई लोग तो जो 30 साल के थे और जो 40 साल में 10 बार उनको एग्जाम देना चाहिए था, और उनको तो छोड़ो, 21 साल से 40 साल के बीच में कई लोगों को जो 20 बार 18-19 बार एग्जाम देते, 19 बार कम से कम, उनको मिला 7 बार। भाई नहीं बात बनी होगी तो उनको अवसर पूरा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? राज्य ने नहीं दिया। तो यहां पर राज्य जो है, जो आदर्श प्राप्त करना है, वो अछूते रह जाएंगे। इस हिसाब से भी आप इस बात को समझ के चलिए कि एक मैं मोटा मोटा आपके दृष्टिकोण के हिसाब से जो मैं बताने का प्रयास किया कि इस तरीके की चीज भी उस आइडियोलॉजी में नहीं रह जाएगी। तो सामाजिक सुरक्षा हो गया, सामाजिक और आर्थिक न्याय हो गया, और जितने भी ये सामाजिक सुरक्षा, ध्यान रखना सामाजिक सुरक्षा है, ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक न्याय, ये लोकतंत्र की और समाज कल्याण संबंधी, समाज कल्याण में वही जो मैं थोड़ा बताऊंगा जब रास्ते में आऊंगा, जैसे 44 वगैरह आर्टिकल वगैरह, ये सब क्या है? ये सब समाज कल्याण में उठाए गए कदम ही हैं। और जिस तरीके से ये करने का प्रयास किया गया है, अभी अभी मुझे लगता है कि जो संविधान चाहता है वैसा पूरा नहीं हुआ है। समय के साथ होता रहा है बट पूरा नहीं हुआ है। तो नीति निर्देशक तत्व एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है राज्य को। राज्य अपनी संरचना से, राज्य अपने प्रोसेस से, राज्य अपने बिहेवियर से इस आदर्श को अगर प्राप्त कर लेती है तो कहते हैं ना कि खुशियां, जो सुशासन जिसको कहा जाता है, राज्य ही देता है सुशासन, खुशियां देने का काम राज्य का है, तो जनता को जाहिर सी बात है खुशियां मिलेगी। उक्त बातों से आपको यह लक्षित हो गया होगा, यह परिलक्षित हो गया होगा, यह हित समझ में आ गया होगा, यह लोकहित या लोक कल्याण या आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा समझ गए होंगे कि आफ्टर ऑल ये क्या है। अगर इतना समझाने के बाद मैं अगर एक दो क्वेश्चन आपको लिखाऊं, आज हमने देखा होगा आपने पेन पता नहीं इतना ही चलाया होगा क्योंकि हमने पूरे लेक्चर पे कुछ नहीं लिखाया, लिखाने के लिए आज लेक्चर ही नहीं किया। आप जरा आज सोचिएगा जाके कि सर ने हमको पूरे नीति निर्देशक तत्व की जानकारी दे दी और बहुत डिटेल जानकारी दे दी, उसके स्वभाव, प्रभाव और अंतरात्मा को भी झकझोर के रख दिया, लेकिन क्या हम कॉपी में नहीं लिखे हैं तो क्या फर्क पड़ता? अन्य लेक्चर से आज के लेक्चर में आपको तुलना करने का एक मौका भी है। लिखाने के लिए तो हम कल लिखा देंगे बट एक तुलना करने का मौका, और कल ये खत्म भी हो जाएगा। नीति निर्देशक छोटा है, मतलब छोटा मतलब आप समझ गए हैं। अब इसी को हमें एलोबरेट करना, तुलना करना है मूलाधिकार से। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, उस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करिए कि जो आप सुने हैं क्या उसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि लिखाना मेरा बड़ा जरूरी रहता है। जरा क्वेश्चन लिखिए, खोल लीजिए पेन का ढक्कन और लिख डालिए कॉपी पे, लिखिए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित किया गया या लक्षित किया गया प्रस्तावना के उस आदर्श, ऐसा लिख दे, संविधान के प्रस्तावना के उस आदर्श को स्थापित करने का जरिया है जिसका सीधा संबंध लोकहित और समाजवादी समाज से है या समाजवादी लोकतंत्र से है। कथन पर टिप्पणी करें। अब प्रस्तावना पढ़े हैं, ये सुन लिए, जरा देखिए। नेक्स्ट लिखेगा राज्य की, लिखें राज्य का कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व यदि अपने आदर्श को प्राप्त कर ले
यदि अपने आदर्श को प्राप्त कर ले तो भारतीय संविधान के भीतर अंतर्निहित उद्देश्य संतुष्ट हो सकते हैं, अंतर्निहित उद्देश्य संतुष्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ यही चाहते थे। एक और लिखें, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण जैसे उपबंध नीति निर्देशक तत्व में निहित उक्त को ध्यान में रखकर, उक्त विषय को ध्यान में रखकर बिंदुवार चर्चा कीजिए, बिंदुवार चर्चा कीजिए, पॉइंट वाइज चर्चा कर दीजिए। टिप्पणी नहीं लिखना है, विवेचना नहीं करना है, समीक्षा नहीं करना है, चर्चा कर देना है। ठीक है, ये 3 सवाल ले लीजिए, अगर लेना है तो एक सवाल और दे सकता हूं, हमें तो सवाल देने में क्या कष्ट है। लिख लीजिए, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र को हासिल किए बगैर या प्राप्त किए बगैर मूल अधिकार में निहित राजनीतिक अधिकार को बनाए रखना संभव नहीं है। टिप्पणी की एक और लिख लीजिए, छुट्टी कल से छुट्टी मिल जाएगा प्रश्न का, टाइम अभी लिखिए प्रश्न, लिखिए, मूल अधिकार को न्यायालय से सुरक्षा मिली है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सुरक्षा मिली है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। समय के साथ नीति निर्देशक तत्व मानो मूल अधिकार पर वर्चस्व कायम किया हो, नीति निर्देशक तत्व मानो मूल अधिकार पर वर्चस्व कायम किया हो, उक्त विषय पर प्रकाश डालिए, लाइट डाल दीजिए, टार्च मार दीजिए उसमें। एक और लिखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ठीक है, संविधान के भाग 3 और 4 के अंतर्गत, संविधान के भाग 3 और 4 के अंतर्गत निहित एक ऐसी व्यवस्था है जिसका आपसी संलग्नता राज्य और नागरिक को मजबूत बना सकता है। कथन की विवेचना की, एक लिखिए और एक और लिखिए, मूल अधिकार नैसर्गिक सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है,
और नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण पर आधारित राज्य का कर्तव्य है और लोक कल्याण पर आधारित नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण पर आधारित राज्य का कर्तव्य है। लिखें, संविधान के उन उपबंधों की चर्चा करते हुए इनके संघर्ष और संयोजन पर टिप्पणी करें। कहां पर संघर्ष है, कहां पर संयोजन है, कहां पर ये मूल अधिकार जैसा हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व बता चुका हूं, समझ लीजिएगा, ठीक है। कहां पर संघर्ष और कहां पर संयोजन है, ये मैंने नीति निर्देशक तत्व को खत्म कर दिया। कल इसका डिटेल मुझे लिखाना है, खत्म। अब मैं विराम लेता हूं यहां के लेक्चर में आज का, ठीक है।